हेलो बच्चों, आप सभी का वापस से स्वागत है पार्ट 3 ऑफ ट्राइंगल्स के अंदर, जहां पर हम लोग रिमेनिंग थ्योरम्स को ऑब्जर्व करने वाले हैं। एंड यहां पर पार्ट 1 के अंदर हमने नेचर से कम्युनिकेट करके मैथमेटिकली ट्राइंगल्स को ऑब्जर्व किया था और सिमिलर ट्राइंगल्स के कॉन्सेप्ट को समझा था, जहां पर हमने जाना था कि अगर एक ट्राइंगल को आप मैग्नीफाई कर देते हो और वो उसके जैसा ही दिखता है, बस साइज में बड़ा या छोटा होता है, तो ऐसे ट्राइंगल्स को हम लोग सिमिलर ट्राइंगल कहते हैं। और उस पार्ट ने हमारे लिए एक नींव सेट किया था, एक बेस सेट किया था ट्रिग्नोमेट्री के ओरिजिन को जानने के लिए, जो कि हम ट्रिग्नोमेट्री वाले पार्ट में एक्सप्लोर करेंगे ही करेंगे। और पार्ट 2 इसमें हम लोगों ने बीपीटी थ्योरम और इनवर्स बीपीटी थ्योरम या रिवर्स बीपीटी थ्योरम, उन चीजों को एक्सप्लोर किया था एनसीईआरटी वाले वे से, एंड अपने वाले ऑब्जर्वेशन के मेथड से भी हमने वहां पर उसको एक्सप्लोर किया था। अब बारी आती है जो हमारी रिमेनिंग थ्योरम्स है, हमें उनको एक्सप्लोर करना है। बट हम थ्योरम को याद करके फिर उसको प्रूव नहीं करेंगे, बल्कि हमने थ्योरम्स को ऑलरेडी बुक में देख रखा है और हम जानते हैं कि हमें क्या पार्ट करना है। तो वो तीनों केसेस को हम लिखेंगे एंड उन तीनों केसेस को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि हमें रिजल्ट में क्या मिलता है। तो यहां पर मैंने केसेस लिखे हैं, हालांकि बहुत फास्ट राइटिंग में लिखा है, आपको शायद उतनी अच्छे से समझ ना आ रहा हो, लेकिन मैं इन सारे केसेस को सेपरेटली आपको एक एक करके बताऊंगा। तो यहां पर हम आते हैं अपने पहले केस के अंदर, जिसमें ये कहते हैं कि हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, जिसमें दोनों ट्राइंगल्स के अंदर जो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल है। अगला केस हमारे पास बनेगा कि कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो सेम रेशियो में है। और उसका अगला जो हमारे पास सिनेरियो बनता है, जो केस बनता है, वो ये कि एक एंगल और उससे जुड़े हुए जो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, यानी कि अगर एंगल ए ले रहे हो तो ए बी एंड ए सी, सिमिलरली एंगल डी ले रहे हो तो डी ई एंड डी एफ, ये साइड्स आपके रेशियो मतलब प्रोपोर्शनेट है, यानी कि इनका रेशियो सेम है। तो क्या इन केसेस में आपके ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर होंगे? हालांकि अगर कॉमन सेंस से देखा जाए तो फर्स्ट केस में ही हमें समझ आ रहा है कि अगर तीनों एंगल सेम है, इट मींस ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं वो एक दूसरे के मैग्नीफाइड या डीमैग्नीफाइड वर्जन है। तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे? सिमिलर होंगे, जो कि हमने पार्ट 1 में एक्सप्लोर कर लिया था। बट बोर्ड्स में हम लोग इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, जैसा हमारी बुक में दिया है हमें वैसा ही लिखना पड़ता है। और जिसके मतलब मैं उतना फेवर में नहीं हूं, बट स्टिल अब क्या कर सकते हैं, अभी एक दिन में बदलाव नहीं आएगा, लेकिन एक दिन जरूर आएगा। लेकिन इस वक्त हमें यहां पर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना होगा। तो यहां पर अगर हम देखें, मेरे पास दो ट्राइंगल्स हैं। इन दोनों ट्राइंगल्स में हम फर्स्ट केस को लेते हैं कि जो आपके तीनों एंगल्स हैं वो आपके यहां पर एग्जैक्टली सेम है। तो यहां पे मैंने उन एंगल्स को यहां पर देखो इक्वालिटी के साथ शो कर दिया है। अगर हम दोनों ट्राइंगल्स को देखें तो एक ट्राइंगल छोटा है साइज में, एक ट्राइंगल बड़ा है साइज में, तो हम क्या करते हैं, क्योंकि एंगल सेम है, हम एग्जैक्टली अपनी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। अभी हम थ्योरम याद नहीं कर रहे हैं, थ्योरम को डिस्कवर करेंगे। ठीक है, तो इस ट्रायंगल को उठा के अगर मैं इस ट्रायंगल पे मर्ज कर दूं, ठीक है, यानी कि मैं एक काम करता हूं, मैं एक पी पॉइंट सेलेक्ट करता हूं और एक क्यू पॉइंट सेलेक्ट करता हूं, इस तरीके से कि आपका जो ए बी लेंथ है, यानी कि ये वाली जो लेंथ है वो डीपी लेंथ के इक्वल हो, यानी कि ए बी आपका डीपी के इक्वल हो। बेसिकली अब तो ये हम बोलने के लिए कर रहे हैं, लेकिन आपने ये ट्रायंगल उठा के इसके साथ मर्ज कर दिया है। एंड यहां पर ए सी जो है वो आपका पी क्यू के सॉरी डी क्यू के इक्वल हो। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ कि डी पी क्यू जो ट्राइंगल है, अगर मैं यहां पे पी एंड क्यू को ज्वाइन कर दूं, थोड़ा फ्री हैंड से किया है लेकिन ऑलमोस्ट सीधी लाइन बन गई है, तो एबीसी ट्राइंगल और डीपीक्यू ट्राइंगल आपके एग्जैक्टली सेम है। क्यों? क्योंकि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, और यहां पर दोनों साइड्स आपकी सेम टू सेम है, डीपी इज इक्वल टू ए बी एंड डी क्यू इज इक्वल टू ए सी। तो इसको अगर हम देखें, यानी कि हमारा पुराना ज्ञान जो हमारे पास है उसके बेसिस पे कहें, तो साइड एंगल साइड इस प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। हालांकि हमें ऐसे कॉन्ग्रुएंट बोलने की भी जरूरत नहीं होती, अगर हम ये कहते कि हम ये ट्रायंगल उठा के इसके ऊपर मर्ज कर देते हैं, तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल सेम टू सेम है। बट बोर्ड में हमें इस तरह से लिखना होगा, हमें ये दिखाना होगा कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो मैं लिख सकता हूं ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी पी क्यू। ठीक है, अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब एंगल बी और एंगल पी आपके सेम टू सेम है, एंड एंगल सी एंड एंगल क्यू वो आपके सेम टू सेम है। एंड अब यहां पे लिखना भी पड़ेगा, भाई बोर्ड है तो लिखना पड़ेगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी, ठीक है, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू। एंड ऑलरेडी गिवन है कि कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इट मींस एंगल बी जो है आपका वो ऑलरेडी गिवन है कि वो एंगल ई के इक्वल है, एंड एंगल सी जो है वो एंगल एफ के इक्वल है। तो भाई बी ई के इक्वल है, बी पी के इक्वल है तो पी ई के इक्वल हो गया, सी एफ के इक्वल है, सी क्यू के इक्वल है तो क्यू एफ के इक्वल हो गया। इसका मतलब कि आपका जो पी क्यू लाइन है, अगली लाइन, इट मींस कि पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ। पी क्यू आपका क्या हो गया, ई एफ के पैरेलल हो गया। अब देखो कितनी सिंपल सी फाइंडिंग थी जो हमने कर ली। अब क्योंकि पी क्यू जो है वो ई एफ के पैरेलल है, तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम अगर पी क्यू ई एफ के पैरेलल है तो आपके पास आ जाएगा डीपी अपॉन में पीई इक्वल्स डी क्यू अपॉन में क्यू एफ। ठीक है, डी क्यू अपॉन में क्यू एफ। अब यहां पर पीई जो है, अगर हम उस पार्ट को देखें तो वो ट्राइंगल नहीं बना रहा है, तो हम इसको न्यूमरेटर में ले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अपनी एनसीईआरटी में तो इसको
लिखा हुआ है और अगली ही लाइन में लिखा हुआ है डीपी की जगह आप एबी लिख दो, डीक्यू की जगह आप एसी लिख दो, एंड देन वाई हाउ करके दिया हुआ है, बट वो कैसे किया है वो हम खुद से अब कर लेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, पीई को ऊपर लेते हैं और नीचे डीपी करते हैं, इज इक्वल टू डीक्यू को ऊपर लेते हैं, सॉरी क्यूएफ को ऊपर लेते हैं, क्यूएफ ऊपर जाएगा और आपका डीक्यू नीचे आ जाएगा, +1 करेंगे दोनों साइड। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, पीई प्लस डीपी, पीई प्लस डीपी आपका क्या हो जाएगा, डीई के इक्वल हो जाएगा, यानी कि डीई अपॉन में डीपी इज इक्वल टू सिमिलरली डीक्यू प्लस क्यूएफ, डीक्यू प्लस क्यूएफ आपका हो जाएगा डीएफ अपॉन में डीक्यू, ये हो गया डी, ये हो गया क्यू। अब डीपी की जगह आप लिख दो डीपी इज इक्वल टू एबी। अब यहां पे कह सकते हो सिंस डीपी इज इक्वल टू एबी एंड डीक्यू इज इक्वल टू एसी, तो हम यहां लिखेंगे डीई अपॉन में एबी इक्वल्स डीएफ अपॉन में एसी। अब देखो डीई अपॉन में एबी इज इक्वल टू डीएफ अपॉन में एसी, ठीक है, यानी कि ये साइड्स के आगे प्रोपोर्शनेट आ गए, एंड क्योंकि ये साइड्स आपके प्रोपोर्शनेट आ गए, इसका मतलब यहां पर क्या हुआ, सिमिलरली आप ये कर सकते हो, जैसे आपने पीक्यू बनाया वैसे आप इधर एक लाइन बनाओ, इधर एक लाइन बनाओ, तो ईएफ भी प्रोपोर्शनेट आ जाएगा सेम वे में। तो आप यहां पर लिख दोगे इन द सेम वे, आपका आ जाएगा ईएफ अपॉन में बीसी। तो इसको आप लिख सकते हो सिमिलर वे में, अगर हम पीक्यू की जगह पीक्यू हम इसके एसी के पैरेलल ले लें तो हमें सेम टू सेम चीज मिल जाएगी। हेंस बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। हालांकि ये तो हमें पहले ही पता था कि अगर एंगल सेम होते हैं तो ट्रायंगल सिमिलर होता है, बट हमें बोर्ड में ये चीजें इसी तरीके से लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, सो अब हमने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो उनके साइड्स प्रोपोर्शनेट होंगे, अगर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो उनके साइड सेम प्रोपोर्शन में होंगे। ये हम लोगों ने मैथमेटिकली ऑब्जर्व किया, और इससे अब हम ये कह सकते हैं इफ इन अ टू ट्रायंगल, दो ट्रायंगल्स के अंदर अगर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, ऑल द कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम, देन देयर साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन, उनके साइड्स जो होंगे वो सेम रेशियो में होंगे, हेंस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। यही है आपकी थ्योरम 6.3। ठीक है, अब 6.4 जो थ्योरम है वो बाय डिफॉल्ट कॉमन सेंस से निकलकर आ जाती है, बट स्टिल हमने सिर्फ चैप्टर को खींचने के लिए अपने 6.4 थ्योरम को डेवलप किया है, यानी कि बुक में डाला है। मैथमेटिशियंस ऐसा नहीं करते हैं, मैथमेटिशियंस ऑलरेडी जानते हैं कि अगर आप सीढ़ी चढ़े हो तो सेम पाथ पे सीढ़ी उतर सकते हो, तो अगर एंगल सेम है तो साइड्स आपके प्रोपोर्शनेट होंगे, ये ऑलरेडी प्रूवन है। तो इसका उल्टा भी, रिवर्स भी तो सही है कि साइड्स प्रोपोर्शनेट हैं तो एंगल्स आपके क्या होंगे, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, हेंस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो अगला जो केस है या अगला जो थ्योरम है वो इसी चीज को बताता है कि कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, देन आपके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, हेंस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। बट स्टिल हमें क्योंकि बोर्ड में लिखना है तो हमें वहां पर प्रूफ को लिखना पड़ेगा, वो भी एनसीईआरटी वाला। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, मतलब बोर्ड में नहीं, अपने आप के लिए, कि भाई आपने जो यहां प्रूफ किया है ठीक वही प्रूफ कर दो और नीचे लिख दो द रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो, बट ऐसा लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे जो कि मिलने चाहिए, क्योंकि यहां पर आपने एक्चुअली में सोचा और समझा चीजों को और आपने अपने थिंकिंग स्किल का यूज किया। बट बोर्ड्स हैं तो बोर्ड्स में हमें वही एनसीईआरटी में जो है वही डालना पड़ेगा, तो अब क्या कर सकते हैं अभी। ठीक है, चलो तो देख लेते हैं, बस उसका रिवर्स करना है जो हमने यहां पर किया है अगले पार्ट के लिए। बट चलो अब यहां पर देखते हैं सेम हमने क्या किया। अब हमें एंगल्स इक्वल नहीं है ऐसा नहीं पता है हमें, ठीक है, ऐसा नहीं पता है, जबकि पता है क्योंकि साइड्स प्रोपोर्शनेट है, साइड्स आपके प्रोपोर्शनेट है, बट चलो मान लेते हैं कि एंगल्स का अपने को पता नहीं है। ठीक है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अब सेम यही ट्रायंगल उठा के यहां पर डाल देते हैं। ठीक है, सेम यही ट्रायंगल उठा के इसके साथ मर्ज कर देते हैं, लेकिन हम यहां पर ऐसा भी नहीं मतलब इस तरह से नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे कि आपने डीई पर एक पॉइंट पी लिया सच दैट डीपी इज इक्वल टू एबी। ठीक है, आपने एक पी पॉइंट लिया ऑन द लाइन डीई सच दैट डीपी इज इक्वल टू एबी, तो हमने कहा कि डीपी इज इक्वल टू एबी, एंड हमने क्यू पॉइंट लिया सच दैट डीक्यू इज इक्वल टू एसी, सच दैट डीक्यू इज इक्वल टू एसी। ठीक है, इसको अपना फर्स्ट पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन रख लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर अगर हम देखते हैं कि साइड्स का जो रेशियो है, अब अपने पास क्या इंफॉर्मेशन है कि एबी अपॉन में डीई, ठीक है, इज इक्वल टू, मैं बड़े ट्रायंगल को न्यूमरेटर में लेता हूं, फर्क नहीं पड़ता कौन सा भी न्यूमरेटर में ले सकते हो, डीई अपॉन में एबी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा डीएफ अपॉन में एसी इज इक्वल टू आपके पास आएगा ईएफ अपॉन में बीसी, ईएफ अपॉन में बीसी आएगा। तो अब यहां पर अगर हम देखते हैं इन दोनों पार्ट को देखते हैं, इसको देखते हैं डीई अपॉन में एबी। ठीक है, डीई अपॉन में एबी, तो एबी किसके इक्वल है, डीपी के इक्वल है। ठीक है, इस पार्ट को देखो, डीई अपॉन में एबी है तो एबी किसके इक्वल है, डीपी के इक्वल है, तो मैं यहां पे लिखता हूं डीई अपॉन में डीपी इज ऑल्सो इक्वल टू डीएफ अपॉन में एसी, एसी किसके इक्वल है, डीक्यू के इक्वल है, तो ये हो जाएगा डीएफ अपॉन में डीक्यू। और अब अगर मैं इस रेशियो को देखूं
तो डीई आ रहा है और मेरे पास आ रहा है डीपी आ रहा है, ठीक है, डीपी आ रहा है और डीएफ आ रहा है और डीक्यू आ रहा है। तो सिंपल यहां पे डीई को अगर मैं देखूं, डीई को अगर मैं देखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं डीपी प्लस पीई, डीपी प्लस पीई अपॉन में डीपी इज इक्वल टू डीएफ को लिख सकता हूं डीक्यू प्लस क्यूएफ अपॉन में डीक्यू एंड सी डीक्यू डीक्यू डिवाइड हो जाएंगे, डीपी डीपी डिवाइड हो जाएगा, तो आएगा 1 प्लस पीई अपॉन में डीपी इज इक्वल टू 1 प्लस क्यू एफ अपॉन में डी क्यू, और 1 से 1 यहां पे डिडक्ट हो जाएगा और मेरे पास जो रिजल्ट आया, अब उस रिजल्ट को देखें तो क्लियरली यहां पर दिख रहा है कि पीई अपॉन में डीपी, पीई अपॉन में डीपी इज इक्वल टू क्यू एफ अपॉन में डी क्यू, यानी कि ये वाला साइड डिवाइड बाय ये वाला साइड या फिर ये वाला साइड डिवाइड बाय ये वाला साइड, ये वाला साइड डिवाइड बाय ये वाला साइड आपके इक्वल है। रेसिप्रोकल कर दो, डीपी ऊपर आ जाएगा, पी नीचे आ जाएगा, डीक्यू ऊपर आ जाएगा, क्यूएफ नीचे आ जाएगा, ठीक है। हेंस यहां पर क्या प्रूव होता है, यहां पर ये प्रूव होता है कि ये क्या है, आपका बीपीटी है, मतलब ये जो डिवाइडेड पार्ट है ये सेम रेशियो में है। तो इनवर्स बीपीटी थ्योरम के हिसाब से आपका जो पीक्यू है, आपका जो पीक्यू है वो पैरेलल होगा किसके, ईएफ के। पीक्यू आपका किसके पैरेलल है, ईएफ के पैरेलल है। एंड यहां पर पीक्यू ईएफ के पैरेलल है, ठीक है। इट मींस कि एंगल ई जो है वो एंगल पी के इक्वल है, एंगल एफ जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है, ठीक है। अगर दो एंगल्स आपके इक्वल हो गए तो बाय डिफॉल्ट थर्ड एंगल आपका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो तीनों एंगल्स आपके यहां पर क्या आ गए, सेम आ गए। इट मींस एंगल पी जो है, ठीक है, ये क्या है आपका डीपी क्या है, ए बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, डीक्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, पीक्यू किसको रिप्रेजेंट करेगा, फिर बीसी को रिप्रेजेंट करेगा। इट मींस कि ये एंगल और ये कॉमन एंगल है, तो ये क्या हो गए आपके इक्वल हो गए। इट मींस ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल, इसलिए ट्रायंगल आपका सिमिलर है, ठीक है। अब यहां पर एक सोचने वाली बात आती है कि भाई यहां पर हम 6.4 थ्योरम में कह रहे हैं कि अगर तीनों एंगल्स आपके इक्वल हैं तो ट्रायंगल सिमिलर है, लेकिन 6.3 में कह रहे हैं कि तीनों एंगल्स इक्वल हैं तो साइड्स प्रोपोर्शनेट को प्रूव करो, तब कहेंगे कि आपके ट्रायंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो यहां पे थोड़ी फनी सी बात हो जाती है, ठीक है। हालांकि 6.3 और 6.4 थ्योरम्स आपकी क्या आ जाती हैं, एग्जैक्टली सेम टू सेम ही है, बस आपने जो यहां किया उसका इनवर्स हमें यहां पर करना है और कुछ नहीं, ठीक है। चलो तो भाई यहां पर देखो इसी तरीके से हमने इसको प्रूव किया है। अब आप सेल्फ स्टडी करोगे, जो बुक में लिखा है वो आपको इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ, ठीक है, अगले पार्ट की तरफ जो कि है आपका सिनेरियो 3। उसके अकॉर्डिंग आपका एक एंगल जो है यानी कि एंगल ए और एंगल डी आपके यहां पर क्या होंगे, सेम होंगे। एंगल ए एंड एंगल डी ये आप लोगों के लिए सेम है, और एंगल ए और एंगल डी के जो साइड्स हैं वो सेम रेशियो में है, यानी जो लाइंस आपका एंगल ए बिल्ड कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं, वो साइड्स प्रोपोर्शनेट है। यानी कि एंगल डी को कौन बना रहा है, डी ई बना रहा है एंड डी एफ, ये दोनों मिलकर बना रहे हैं। अब उसी से एंगल ए के जो साइड्स हैं वो हैं ए बी, एंड इधर मैं डिवाइड करता हूं ए सी, इनका रेशियो जो है वो इक्वल है। हमें ये गिवन है, ठीक है। इसके बेसिस पर हमें ये बताना है कि क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है। तो अब अगर हम यहां पर सेम वही काम करते हैं कि हम एक पी पॉइंट लेते हैं जो कि इस तरह से हो कि डीपी आपका एबी के इक्वल हो एंड डीक्यू आपका एसी के इक्वल हो, यानी कि तीनों थ्योरम्स के अंदर हमने एक ही काम किया है। तो यहां पे तीसरी कंडीशन आ जाएगी, डीपी इज इक्वल टू एबी एंड डीक्यू इज इक्वल टू एसी, ठीक है। अब इन तीनों को हम ऑब्जर्व करें तो हम क्या देख पा रहे हैं। अब आप नोटिस करोगे, आपको एक बात अजीब सी लग रही होगी कि मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें नहीं बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं बार बार ऑब्जर्व करने के लिए। तो यहां पर ना हमेशा एक बात याद रखना, जो मैं चैप्टर 0 से या फिर उससे पहले जो लाइफ काउंसलिंग वाली आपकी वीडियो थी वहां से आपको बताते आ रहा हूं, ठीक है, कि यार देखो अगर मैं आपको स्टेप्स बाय स्टेप्स ऐसे ऐसे बताऊंगा, इसके बाद ये स्टेप है, इसके बाद ये स्टेप है, तो वो एक्चुअल राइट वे ऑफ टीचिंग नहीं होगा। मुझे आपको सोचना सिखाना है तो मैं आपको ऑब्जर्व करना सिखाऊंगा और आपको फिर सोच के उसको करना होगा, ठीक है। देखो स्टेप्स लिख लिख के हम याद कर लेंगे, पेपर में लिखाएंगे, मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन अगर हम सोचना सीख जाएं कि यार हम तो सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व करके कम्युनिकेट कर रहे हैं, अगर ये हैबिट डल गई तो हम आगे चल के पक्का एक क्रिएटर बनेंगे, और जब हम क्रिएटर बनेंगे तो हम एक सक्सेसफुल इंसान बनेंगे, हम इनोवेटर बन पाएंगे, हम एंटरप्रेन्योर बन पाएंगे, हम बिजनेसमैन बन पाएंगे, हम बड़े बड़े काम करने के लिए रेडी हो पाएंगे, ठीक है। तो ट्रेडिशनल वे हम फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है, कि हम इसको लिख लो, ये याद कर लो, ये बोर्ड में आएगा, इस तरीके से हमारा काम नहीं होगा। हमें हर चीज को एज अ थिंकिंग, मतलब हर चीज को इस तरह से लेना है कि वो एक सिचुएशन है, हमें उसे ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व करने के बाद उसे मैथमेटिकली कम्युनिकेट करना है, और इसी से धीरे धीरे हम अपने आप को ट्रेन कर पाएंगे द राइट वे ऑफ एजुकेशन के लिए, और हम एक थिंकर बनेंगे। अब कई सालों से हम इसी वे को फॉलो करते आ रहे हैं, इसलिए जो ऑब्जर्वेशन वाला वे है वो इनिशियल डेज में आपको थोड़ा अटपटा लग सकता है, ठीक है। ये भी हमारे ह्यूमन माइंड की एक साइकोलॉजी है, थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन अब ये सोचो कि अगर हम इस हैबिट को आज से डालना स्टार्ट करें, 21 डेज में हमारा माइंड जो है न्यू हैबिट्स को बना लेता है। ये ऑन एन एवरेज होता है, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट 21 दिन से 22वें दिन पे हो जाएगा, ये ऑन एन एवरेज होता है। किसी को 25 दिन लग जाते हैं, कोई 19 दिन में प्रैक्टिस कर लेता है, कोई 17 दिन में सीख जाता है, ठीक है, वो माइंड के ऊपर होता है। तो एवरेज जो निकल कर आया कई लोगों पर जब ये स्टडी की गई तो वो 21 डेज निकल कर आया। तो आप मान के चलो 30 डेज ले लो मैक्स टू मैक्स,
कि 30 डेज में अगर मेरी ऑब्जर्वेशन करने की आदत बन गई, नेचर से मैथमेटिकली बात करने की आदत बन गई, तो आगे चल के मुझे किसी भी प्रॉब्लम के लिए किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सेल्फ वो हैबिट क्रिएट कर लूंगा जिसमें मैं चीजों को ऑब्जर्व करूंगा, उससे मैथमेटिकली कम्युनिकेट करूंगा और जवाब तक खुद पहुंचने का अपना एक बीड़ा उठाऊंगा, और उससे मेरी थिंकिंग पावर ग्रो करती जाएगी, और वो जितना ग्रो करेगी मैं उतना काबिल इंसान बनता जाऊंगा, और मैं जितना काबिल इंसान बनता जाऊंगा उतना ही मैं लाइफ में कामयाबी की तरफ आगे बढ़ता जाऊंगा। मार्क्स को मुझे इस तरीके से लेना है कि मैं ये जज करूं कि मैंने कितना सीखा है और कितना परसेंटेज अभी सीखना बाकी है। इस तरीके से मैं मार्क्स को लूंगा, और यही होगा मेरे लिए अपने आप को राइट वे ऑफ एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, चलो तो अब देखो, अब यहां पर क्या है, एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, डीई अपॉन में ए बी, डीई अपॉन में ए बी और डीएफ अपॉन में ए सी हमारे पास रेशियो में है, ये गिवन है। ठीक है, मतलब ये हमारा सिचुएशन है, यानी कि ये हमारा केस है। और हमने कहा कि हम पी और क्यू को इस तरह से लेते हैं कि डीपी आपका ए बी के इक्वल हो और डीक्यू आपका ए सी के इक्वल हो। ठीक है, तो अब यहां पर अगर मैं इन तीनों चीजों को ऑब्जर्व करूं तो मुझे क्या देखने को मिल रहा है, वो देखने को ये मिल रहा है कि भाई ए बी सी ट्राइंगल, ठीक है, एंड डी पी क्यू ट्राइंगल, तो डी पी ए बी के इक्वल, डी क्यू ए सी के इक्वल, एंड एंगल ए एंगल डी, यानी कि अगर मैं इन तीनों चीजों को देखूं तो इससे मैं कह सकता हूं कि यार ये दोनों ट्राइंगल तो कॉन्ग्रुएंट हैं। कैसे? साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से, जो कि हमने 9th ग्रेड में सीखा है। देखो, दो साइड सेम है और उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो आपका सेम है, यानी कि डीपी इज इक्वल टू ए बी, डी क्यू इज इक्वल टू ए सी, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ए। इसका मतलब आपका ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, सॉरी, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी पी क्यू। और इससे हमें क्या साबित होता है? इससे यह साबित होता है कि भाई जो एंगल्स की बात थी, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है, तो एंगल बी एंगल पी सेम है, एंगल क्यू एंगल सी आपका सेम है। एंड तो और यहां पर आता है कि ये दोनों आपके सेम हो गए ठीक है, और डीई अपॉन में ए बी एंड डीई ये रहा अपॉन में ए बी। अब इस वाले पार्ट पे आते हैं, डीई अपॉन में ए बी की जगह आप लिख दो डी पी, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो क्या कर सकते हैं, डीएफ अपॉन में एसी की जगह आप लिख दो डी क्यू। ठीक है, अब यहां से हम क्या देख सकते हैं, डीई अपॉन में डीपी। सो सिंपली डीई को स्प्लिट करो, तो वो क्या बन जाएगा, डीपी प्लस पीई अपॉन में डीपी इज इक्वल टू, डीएफ को स्प्लिट करूं तो डी क्यू प्लस क्यू एफ अपॉन में डी क्यू। वही वाली कहानी जो पिछली बार हमने देखी थी, डीपी अपॉन में डीपी, डी क्यू अपॉन में डी क्यू 1 बन जाएंगे, दोनों साइड से कट जाएंगे, तो मेरे पास आया पीई अपॉन में डीपी इज इक्वल टू क्यू एफ अपॉन में डी क्यू। और इससे क्या साबित होता है, इनवर्स बीपीटी थ्योरम से, कि भाई ये बाई ये का रेशियो सेम है। इसका मतलब पी क्यू आपका ई एफ के पैरेलल है, पी क्यू आपका ई एफ के पैरेलल है, यानी कि एंगल ई एंगल पी के इक्वल है, एंगल एफ एंगल क्यू के इक्वल है। तो अब यहां पर सारी बातों को बस हमें लिख लेना है। हेंस बाय इनवर्स बीपीटी थ्योरम ये प्रूव होता है कि एंगल ई जो है वो एंगल पी के इक्वल है, और एंगल पी कॉन्ग्रुएंसी की वजह से एंगल बी के इक्वल है, माफ करना, एंगल बी के इक्वल है। एंगल एफ जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है, और एंगल क्यू जो है कॉन्ग्रुएंसी की वजह से एंगल सी के इक्वल है। एंगल डी आपका एंगल ए के इक्वल है। दोनों ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स आपके क्या आ गए, सेम टू सेम आ गए, और साइड्स तो प्रोपोर्शनेट है ही। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, आपस में सिमिलर हैं। ठीक है, अब आप लोगों की बारी है चीजों को ऑब्जर्व करने की और सेल्फ स्टडी करने की। ठीक है, अब यहां पर हमने तीनों थ्योरम्स को बेसिकली 3 सिचुएशंस ली हमने, उन 3 सिचुएशन से 3 थ्योरम्स हमने डिस्कवर कर ली। ठीक है, 3 थ्योरम्स हमने डिस्कवर कर ली। हालांकि ये आपस में स्ट्रेच पार्ट ही है, पहले पार्ट से ही बाकी के दोनों पार्ट्स निकल जाते हैं, इजीली समझ आ रहा है, बट हमने उसको स्ट्रेच किया है। लेकिन स्टिल चलो, हमने एनसीईआरटी के कहने पर उसको स्ट्रेच कर दिया, बट स्टिल हमने ऑब्जर्वेशन का सहारा लिया और उन थ्योरम्स को डिस्कवर किया। पहले थ्योरम नहीं आती है, पहले ऑब्जर्वेशन आती है, उस ऑब्जर्वेशन से आप थ्योरम को डिस्कवर करते हो। लेकिन हम क्या गलती करते हैं, हम थ्योरम लेते हैं फिर उसको प्रूव करना स्टार्ट कर देते हैं। आपको थ्योरम पहले पता हो ही नहीं सकती है। आप अगर डिस्कवरी करने जा रहे हो तो आपको रिजल्ट पहले कैसे पता होगा, पहले आप डिस्कवर करोगे तब तो रिजल्ट पता चलेगा। तो ये हमें जो हैबिट है ये इंपॉर्टेंट है कि हमें इस हैबिट को पकड़ने की आदत डालनी होगी, और ज्यादा लंबा नहीं, 21 दिन लगते हैं, मैक्स टू मैक्स आप 30 दिन उठा के चल लो, उसके बाद तो आप सेल्फ डिपेंडेंट बन ही जाओगे। ठीक है, चलो, तो भाई यहां पर हमारा एक्चुअली में चैप्टर फिनिश होता है जो प्रेजेंट सिलेबस है, लेकिन हम थोड़ा प्रीवियस सिलेबस के पार्ट को भी एक्सप्लोर करेंगे, और जो मैंने वीडियो 2 के अंदर टास्क की बात करी थी वो टास्क मैं आप लोगों को यहां पर देने वाला हूं। ठीक है, तो वो टास्क जरूर करना, और वो टास्क आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बढ़ते हैं यहां पर कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है, जो उनके एरिया का रेशियो है, उनमें क्या क्या कंडीशंस निकल कर आती हैं। तो इट मींस कि हमें यहां पर, अब बुक में क्या है, थ्योरम दी हुई है,
थ्योरम में रिजल्ट भी दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें रिजल्ट नहीं पता करना है, हमें नहीं पता, हमको सिर्फ उससे ये जानना है कि यार एरिया के रेशियोज को हम कंपेयर करना चाहते हैं फॉर टू सिमिलर ट्रायंगल्स, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। जो रिजल्ट आता है वो हम खुद डिस्कवर करेंगे। तो भाई यहां पर हम लेते हैं ट्राइंगल वन, अच्छा इसकी इंक खत्म हो गई, तो यहां पे लेता हूं मैं ट्राइंगल वन एंड एक दूसरा ट्राइंगल लेता हूं जो कि उसके सिमिलर है, ठीक है। फ्री हैंड बनाया बट ट्राई करा कि सिमिलर रहे। तो भाई यहां पर ट्राइंगल ए बी एंड सी, यहां पे ट्राइंगल डी ई एंड एफ ले लेते हैं, और ऑब्वियसली आपको एरिया निकालना है तो आपको हाइट की नीड होगी, तो बेस मैंने बीसी लिया, हाइट मैंने ये ले लिया, और यहां पर भी मैं हाइट को शो कर देता हूं, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर जानता हूं कि भाई ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, आपके सिमिलर हैं, ठीक है। अब ये दोनों ट्राइंगल्स आपके सिमिलर हैं, तो एरिया ट्राइंगल DEF, मैं हमेशा बड़े वाले को पहले लिखता हूं, ये मेरी अपनी चॉइस है, आप छोटे वाले को लिख सकते हो, ये आपकी अपनी चॉइस होगी, ठीक है। तो वो आ जाएगा हाफ इंटू बेस कितना है मेरे पास EF है, ठीक है, मल्टीप्लाई हाइट कितना है मेरे पास, यहां पे मैं लिख देता हूं ABC, ठीक है, यहां पर लिखता हूं K और यहां पे लिखता हूं L, ठीक है, हाफ इंटू AK, ठीक है, सॉरी AK तो ऊपर वाला ट्राइंगल है, हाफ इंटू DL, ठीक है, यहां पर क्या लिया मैंने, DL लिया। अब बढ़ते हैं अगला, एरिया ट्राइंगल ABC, ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस यानी कि जो BC है मल्टीप्लाई हाइट AK, ठीक है। अब देखो यहां पर ना एक्चुअली में हमारी एनसीईआरटी ने इसको बहुत लंबा स्ट्रेच किया हुआ है। पहले ये दोनों ट्रायंगल्स आपके क्या है, सिमिलर हैं, ये तो ऑलरेडी नोन है। उसके बाद हम ABK ट्रायंगल लेंगे और DEL ट्रायंगल लेंगे, फिर ये प्रूव करेंगे कि ये दोनों भी सिमिलर हैं, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि ये दोनों सिमिलर होंगे ही होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि भाई एंगल बी और एंगल ई इक्वल है, परपेंडिकुलर लाइन जो है वो यहां 90 डिग्री बना रही है, यहां भी 90 डिग्री बना रही है, तो बाय डिफॉल्ट आपका तीसरा एंगल जो होगा वो खुद ब खुद इक्वल हो जाएगा। तो हम कई बार कॉमन सेंस के जरिए आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन स्टिल हम इस चीज को भी अपनी बुक में प्रूव करके दिखाते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन हमें 2 नंबर का नहीं रखना है, हमें अगर इसको एज अ क्वेश्चन देना है तो हमें इसे 5 नंबर का बनाना पड़ेगा और पूरा पेज हमें भरना पड़ेगा, जो कि इस वे के लिए मैं थोड़ा सा खिलाफ हूं। क्योंकि देखो जब बच्चा जान गया है तो उसको जबरदस्ती रबड़ की तरह खींचने की जरूरत नहीं है, बट ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। तो भाई यहां पर आपका ABK ट्राइंगल और DEL ट्राइंगल भी क्या है, सिमिलर है। इसका मतलब कि AB अपॉन में DE इज इक्वल टू AK अपॉन में DL, AK अपॉन में DL के इक्वल है, ठीक है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। और क्योंकि ABC और DEF आपके सिमिलर हैं, इसलिए AB अपॉन में DE इज इक्वल टू BC अपॉन में EF इज इक्वल टू AC अपॉन में DF, ये भी इक्वल है, ठीक है, ये भी इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि भाई AB अपॉन में DE AK अपॉन में DL के इक्वल है, तो इसका मतलब AK अपॉन में DL यहां पर लिख दो, वो भी इक्वल आ गया। हेंस यहां पर हम कह सकते हैं कि अगर हम इन दोनों एरियाज को डिवाइड कर दें तो EF अपॉन में BC, ये जो रेशियो है DL अपॉन में AK, EF अपॉन में BC इज इक्वल टू DL अपॉन में AK, ये दोनों सेम रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप इसको लिख सकते हो, हाफ से हाफ यहां पर कैंसिल हो गया, कि EF अपॉन में BC, इसको भी आप लिख सकते हो EF अपॉन में BC, क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम है। तो इसका मतलब अब क्योंकि ये दोनों सेम टू सेम आ गए, इसको मैं यहां से हटाता हूं और यहां पे स्क्वायर लिख देता हूं, यानी कि एरिया ट्राइंगल DEF अपॉन में एरिया ट्राइंगल ABC, इनका जो रेशियो है वो उनके साइड का जो रेशियो आता है, सिमिलर ट्राइंगल में साइड्स का जो रेशियो आता है उसके स्क्वायर के इक्वल है। और आप यहां पर EF अपॉन में BC D अपॉन में AB के बराबर है, D अपॉन में AB के स्क्वायर का इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल है तो उसका स्क्वायर लिख दिया, इज इक्वल टू DF अपॉन में AC का स्क्वायर लिख दिया, या फिर हाइट लिख दिया हमने DL अपॉन में AK के होल स्क्वायर के इक्वल है। ये लो भाई, डिस्कवरी हो गई, हमने इसको डिस्कवर कर लिया, ठीक है। कितना सिंपल सा टास्क है ना, ठीक है। हमें थ्योरम के रिजल्ट को पहले कभी नहीं देखना है, थ्योरम से सिर्फ हमें सिचुएशन को देखना है। अच्छा मुझे एरियाज के रेशियो को कंपेयर करना है, अब रिजल्ट को मैं खुद से डिस्कवर करूंगा, यही होगा आपका राइट वे ऑफ एजुकेशन। अब अगला पार्ट आता है पाइथागोरस थ्योरम, जो कि अगेन आपके सिलेबस से कट गया है, बट उसकी ट्रिग्नोमेट्री में नीड है, और वो मैं आपको एज अ टास्क एप्लीकेशन के अंदर देने वाला हूं। पाइथागोरस थ्योरम के प्रूफ के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, तो मैं इसमें एप्लीकेशन के अंदर उस वाले पार्ट को भी वहां पर मैं डाल दूंगा, ताकि आप उसको देख सकते हो, जो कि आपके बुक से मैच नहीं करेगा। वो एक डिफरेंट अप्रोच लिया गया है, रेक्टेंगल का अप्रोच लिया है हमने यहां पर, तो इसलिए पाइथागोरस का प्रूफ आप वहां से समझ ही जाओगे। लेकिन सिमिलर ट्राइंगल से जो पाइथागोरस का प्रूफ है उसको एज अ टास्क लोगे आप, और अपनी थिंकिंग पावर को एनहांस करने के लिए उस टास्क को आप पूरा करोगे, जिससे कि आप पाइथागोरस का प्रूफ तो समझ आ ही जाएगा, वो तो हमें याद भी है और वो समझ भी आ जाएगा, लेकिन साथ ही साथ आपकी थिंकिंग पावर एनहांस होगी। और उसके साथ साथ आप लोगों के लिए एक और टास्क जो कि सिमिलर ट्राइंगल से जुड़ा हुआ है, वो है मून का डिस्टेंस आप लोगों को एक्चुअली में कैलकुलेट करके मुझे बताना होगा कि यार मून का जो डिस्टेंस है अर्थ से वो कितना दूर है। और जो ये बच्चा इसका रिजल्ट देगा उसके लिए एक सरप्राइज
मैं एप्लीकेशन के अंदर आप लोगों को बताऊंगा। वो सरप्राइज क्या होगा, वहां पे मैं एज अ नोटिफिकेशन शो करूंगा आपको, उसके लिए आप लोगों के पास एक सरप्राइज मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या है, ये सिचुएशन क्या है, ठीक है। अब देखो, हमें एक्चुअली में मून का डिस्टेंस बताना है, तो हम वेट करेंगे किसका, ये टास्क आप उसी दिन कर पाओगे जिस दिन आपके लिए फुल मून आएगा, ठीक है। फुल मून आएगा, फुल मून डे होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो फुल मून डे आप लोग के इस दिन, और इस दिन आपको क्या करना है, आप लोगों को, ठीक है, 1 रुपीज का कॉइन ले लेना या 2 रुपीज का कॉइन ले लेना, बट शर्त यह है कि वो परफेक्टली राउंड होना चाहिए। कई बार 2 रुपए के कॉइन ऐसे पॉलीगन शेप में आ जाते हैं, वो वाला मत लेना, ठीक है। 2 रुपीज का कॉइन या 1 रुपीज का कॉइन या 10 रुपीज का कॉइन आप ले लेना, ठीक है। 10 रुपीज का कॉइन भी जो होता है वो भी आपका सर्कुलर होता है, या फिर एक पेपर से कोई सर्कुलर पार्ट को उठा लेना, ठीक है। कॉइन ही लेना, छोटे साइज का ही लेना, क्योंकि चांद आपको लगभग इतना ही बड़ा दिखता है, इसलिए आप कॉइन से ही काम चलेगा, ठीक है। आपको अब ये कॉइन लेना है, और उसके बाद क्या करना है, ये आप हो, ठीक है। ये मून है, ये यहां पर मून है, और यहां पर आप अपने हाथ को आगे करके इस कॉइन को मेरे पास कोई सर्कुलर शेप की चीज है, सर्कुलर शेप की चीज तो नहीं है, चलो ये विक्स की बॉक्स है, ठीक है। मान लो ये कॉइन जैसा मुझे नजर आ रहा है, मुझे अपने हाथ को इतना आगे पीछे करना है इस तरीके से कि वो जो चांद है ना, जो मून है, वो एग्जैक्टली कॉइन जो है उस मून को कवर करे, ठीक है। आपको इस तरीके से इसको आगे पीछे करना है। अब देखो, ज्यादा पीछे कर दोगे तो मून बड़ा दिखेगा, कॉइन छोटा दिखेगा, ज्यादा आगे कर दोगे तो मून छोटा हो जाएगा, इससे कवर तो हो गया लेकिन वो इससे छोटा है। आपको इसको इतनी दूरी पर लेके जाना है कि जो मून है वो एग्जैक्टली इस कॉइन के साइज से के बराबर नजर आए, ठीक है। अब आप लोगों के लिए जो चैलेंज है वो ये है कि आपने कॉइन को अपने आई से इतनी दूरी पर किया, ठीक है। ये रहा कॉइन, ठीक है, ये रहा कॉइन, आपने जो दूरी रखी है, अब आपको अपने सेटअप के इस टास्क के बारे में सोचना है कि आप ये डिस्टेंस कैसे मेजर करोगे, ये आपका टास्क है, ठीक है। मेरे पास कई तरीके हैं कि मैं इसको बता सकता हूं आपको ये क्या है, लेकिन अगर मैंने बता दिया तो आप सोचोगे नहीं, अगर आप सोचोगे नहीं तो थिंकिंग पावर इंक्रीज नहीं होगी। सो योर टास्क इज टू फाइंड दिस डिस्टेंस, ठीक है। अब उसके लिए आप जो भी प्रॉप यूज करना है, जैसे भी करना है, बट आपको ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है कि भाई आपकी आईज से, ठीक है, आईज से कॉइन का डिस्टेंस कितना है, ये आपको मेजर करना है, ठीक है। आई से कॉइन का डिस्टेंस कितना है, ये आपको मेजर करना है, ठीक है। प्लस आपको रेडियस, जो रेडियस ऑफ कॉइन है, रेडियस ऑफ कॉइन है, वो आपको मेजर करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको अपने सिमिलर ट्रायंगल के ज्ञान का इस्तेमाल करना है। और वो कैसे होगा कि भाई ये रही आंखें, ठीक है, ये रहा कॉइन, ठीक है, ये रहा कॉइन, और यहां पर है आपका मून, ठीक है, यहां पर है आपका मून, और यहां से आप कॉइन के सेंटर पॉइंट से गुजरते हुए मून तक आपने एक लाइन बनाई, ठीक है, मून तक आपने एक लाइन बनाई। और फिर क्योंकि कॉइन ने मून को एग्जैक्टली बस उतना ही ढका है जितना, मतलब प्रॉपरली ढका है, प्रॉपरली ढका हुआ है, यानी कि ना इसे वो छोटे में ढक रहा है ना बड़ा हो रहा है, तो यहां पर अगेन एक और लाइन बनाओ आप, और सी आपको यहां पर क्या मिला, आपको यहां पर मिला एक सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। ध्यान से देखो, आपको यहां पर बीपीटी वाला पार्ट ही मिल रहा है, लेकिन अब यहां पर देखो, कॉइन का ये वाला आधा कॉइन है, तो ये क्या हो गया, रेडियस, जो कि आपके लिए नोन होगा क्योंकि आपने वो मेजर कर लिया। आपके पास ये डिस्टेंस है, ठीक है, ये भी आपके लिए क्या होगा, नोन होगा, क्योंकि ये भी आपने मेजर कर लिया है। अब मून का जो रेडियस है ये आपके लिए नोन नहीं है, ठीक है, ये आपके लिए नोन नहीं है, लेकिन मून का रेडियस आज से 2200 साल पहले ढूंढ लिया गया था, और यहां पर आया था कि मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर से 3.5 टाइम्स, मतलब जो अगर मून के डायमीटर को, डायमीटर ऑफ मून मल्टीप्लाई 3.5 इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ अर्थ ढूंढ लिया गया था। और उसके बाद आपके इराटोस्थीन ने अर्थ का डायमीटर मेजर कर लिया था, तो उसके बाद मून का डायमीटर हमें पता चल गया था। तो मून का डायमीटर, ठीक है, मून का डायमीटर ऑलरेडी नोन है, यानी कि आप लाइब्रेरी से डेटा ले सकते हो। तो आज तो 21st सेंचुरी आपको लाइब्रेरी जाने की जरूरत नहीं है। डायमीटर या फिर रेडियस, अब आपको यहां तो रेडियस चाहिए ना क्योंकि हाफ है, सो रेडियस ऑफ मून आप यहां पर लाइब्रेरी या फिर आज की मॉडर्न लाइब्रेरी गूगल से आप ले लोगे, ठीक है, गूगल से आप ले लोगे। और फिर ये जो डिस्टेंस आपने मेजर किया है और ये जो रेडियस आपके पास है, ठीक है, यानी कि कॉइन का रेडियस लिखता हूं आरसी अपॉन में रेडियस ऑफ मून इज इक्वल टू, ये आपकी आईज है, ये आपका कॉइन है, ये आपका मून है, वो हो जाएगा ईसी अपॉन में ईएम के इक्वल। और ईएम क्या है, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ। सो डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ इज इक्वल टू, आपके पास आ जाएगा ईसी, जो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, डिवाइडेड बाई ईसी मल्टीप्लाई रेडियस ऑफ मून डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ कॉइन, ठीक है। अब आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि आपके यूनिट सेम टू सेम हो, रेडियस आपका किलोमीटर में है तो आपको कॉइन के लेंथ भी किलोमीटर में ही निकालनी होगी, अदरवाइज यूनिट डिफरेंट होगी और आपका कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। खैर, आप 10th ग्रेड में तो इतनी मैच्योरिटी तो आ गई होगी, इसलिए इस तरीके से अब आप डिस्टेंस ऑफ मून को भी
ढूंढ सकते हो। और ये देखो सिमिलर ट्रायंगल्स का कितना अच्छा एप्लीकेशन है। डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ आपको कैलकुलेट करना है और फिर आप गूगल से चेक कर लेना, आपकी वैल्यू वेरी क्लोज आएगी अगर आपने ईसी को सही से कैलकुलेट किया होगा और रेडियस को सही से कैलकुलेट किया होगा। और मजेदार बात यह है कि डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ इसी तरीके से कैलकुलेट किया गया था। ठीक है, हम कभी चांद पे जाके वो डिस्टेंस मेजर करके नहीं आए हैं। चांद पे जाना कितना कॉस्टली है, एक डिस्टेंस को मेजर करने के लिए इतनी कॉस्ट हमने बियर नहीं करी होगी। हमने मैथमेटिक्स का सहारा लिया और उस तरीके से हम यहाँ पर स्टार्स के, मून के, ठीक है स्टार्स के तो नहीं, स्टार्स तो हमेशा साइज में छोटे ही दिखते हैं, वो इतने दूर होते हैं कि हर स्टार का साइज हमें इक्वल लगता है, लेकिन मून का, सन का डिस्टेंस हमने इन्हीं तरीकों से मेजर किया था। ये देखो आपकी ये ग्रैंड लेवल की एप्लीकेशन हो गई और कितनी मजेदार चीज है। बिलियंस ऑफ रुपीज खर्च करने की जरूरत नहीं है, 2 रुपए के सिक्के से हम मून का डिस्टेंस बता सकते हैं। ठीक है, सो ये वन ऑफ द एप्लीकेशन है और आप लोगों के लिए टास्क है, चैलेंज आपके लिए है। ईसी को मेजर करना, रेडियस तो आप मेजर कर ही लोगे, ईसी डिस्टेंस को मेजर करना आपके लिए चैलेंज है, वो आप खुद सोचो कि आप कैसे ढूंढोगे। ठीक है, तो देखो यहां पर हमारा सिमिलर ट्रायंगल्स का चैप्टर फिनिश होता है। अब बढ़ेंगे हम अगले चैप्टर की तरफ जो कि शायद आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही मजेदार चैप्टर है। पूरी 11th इसके साथ जुड़ी हुई है, तो उस चैप्टर को हम ध्यान से देखेंगे। उसमें भी एरिया ऑफ ट्रायंगल कट गया है बट हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को भी एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध के रखो, हम नॉलेज की नैया में बहुत दूर तक जाएंगे और बहुत दूर तक हम लोग बड़ी बड़ी चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, द राइट वे ऑफ एजुकेशन के थ्रू ज्ञान हासिल करेंगे। ठीक है, सो इस वीडियो लेक्चर को यहां पर एंड करते हैं। अगर पसंद आता है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि राइट वे ऑफ एजुकेशन को हमें ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करने की जरूरत है। ठीक है, सो इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय, जय हिंद।